नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ने हरित और सतत विकास साझेदारी के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर किए हस्ताक्षर। 3 यूरोपीय देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज डेनमार्क पहुंचे प्रधानमंत्री। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में नृपतुंगा विश्वविद्यालय का किया उद्घाटन। युवा पीढ़ी से की अपील, भारत को विश्व गुरु बनाने में दे अपना योगदान। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में 6 मई तक हल्की बारिश की संभावना जताई। मेघ गर्जन के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। और राज्य समेत देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है आज ईद उल फितर का त्योहार। ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में लोगों ने अदा की ईद की नमाज। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज ने कल बर्लिन में भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श में हरित और सतत विकास साझेदारी के संयुक्त आशय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस द्विवार्षिक मंत्रणा में दोनों देशों के कई मंत्री भी शामिल हुए। जर्मनी ने सतत विकास और जलवायु सहयोग के लिए वर्ष 2030 तक 10 अरब यूरो की अतिरिक्त विकास सहायता की अग्रिम प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए जर्मनी का आभार व्यक्त किया। बैठक के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज ने व्यापार वार्ता की अध्यक्षता की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात बर्लिन में भारतवर्षियों को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व जब भी संकट का सामना करता है, भारत समाधान के साथ आगे आता है। श्री मोदी ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भारत का वोकल फॉर लोकल अभियान स्वतंत्रता संग्राम के दौरान के स्वदेशी आंदोलन की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी जर्मनी यात्रा सफल रही। उन्होंने स्वागत के लिए जर्मनी सरकार का आभार व्यक्त किया। ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज के साथ उनकी व्यापक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि अंतर सरकारी विचार विमर्श भी सार्थक रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें व्यापार और भारतीय समुदाय के नेताओं के साथ भी वार्तालाप का अवसर मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों की यात्रा के दूसरे चरण में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंच चुके हैं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री श्री मोदी कुछ समय के लिए पेरिस में रुकेंगे, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने युवा पीढ़ी का आह्वान किया है कि वह भारत को विश्व गुरु बनाने में योगदान दे। वे आज बेंगलुरु में नृपतुंगा विश्वविद्यालय के उद्घाटन और इसके शैक्षणिक ब्लॉक की आधारशिला रखने के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव उपयुक्त समय है कि अगली पीढ़ी 2047 तक भारत को विश्व में शीर्ष स्थान दिलाने का संकल्प ले, जब भारत आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा। 75 साल की यात्रा में देश से काफी मंजिल काट कर आज हम यहाँ पर खड़े हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के इस अमृत महोत्सव को बहुत महत्व के साथ मनाने का निर्णय किया। इन्होंने हमारे सामने 3 लक्ष्य रखे हैं। पहला लक्ष्य कि आजादी के लिए जिन जिन लोगों ने अपने बलिदान दिए, कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। पहला उद्देश्य आजादी के अमृत महोत्सव का है कि आज की युवा पीढ़ी आजादी के उन जन नायकों को जाने, पहचाने और उनमें से देशभक्ति के संस्कार ग्रहण कर देश को आगे बढ़ाने के लिए करें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली के रोहिणी में भगवान महावीर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के नवीकरण की आधारशिला रखी। श्री कोविंद ने कहा कि अक्षय तृतीया के अवसर पर आधारशिला रखना बहुत शुभ है। उन्होंने कहा कि जैन धर्म में सेवा कार्य को प्रमुखता दी जाती है। राष्ट्रपति ने प्रसन्नता व्यक्त की कि इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में गरीबों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। 50 बिस्तरों वाले इस अस्पताल में 250 बिस्तरों की व्यवस्था के साथ अति आधुनिक हॉस्पिटल बनाने की योजना है, जिसे वर्ष 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य। ये प्रसन्नता का विषय है कि इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं समाज के सभी वर्गों को किफायती दरों पर तथा गरीबों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाने की योजना है।
सेवा धर्म का पालन करते हुए कोविड-19 महामारी के दौरान हमारे स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टरों और नर्सों ने अपनी जान जोखिम में डालकर देशवासियों की सेवा की एक मिसाल कायम की। आज भी ध्यान रखना है कि अभी कोविड पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। मैं सभी देशवासियों से पूर्णतः सतर्क रहने तथा सरकार द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील भी करता हूं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 189 करोड़ 41 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 16 लाख 23 हजार से अधिक टीके लगाए गए। इसी अवधि के दौरान देश में 2,911 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय 19,137 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। अब तक देश में कुल 83 करोड़ 86 लाख कोविड परीक्षण कराए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 4,19,000 से अधिक परीक्षण कराए गए। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। तीसरे चरण में 24 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक कोडरमा, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा और खूंटी को छोड़कर राज्य के 19 जिलों के 70 प्रखंडों में मतदान होगा। नामांकन की समय सीमा समाप्त होने के बाद अब 4 और 5 मई को स्क्रूटनी होगी। उसके बाद 6 और 7 मई को नामांकन वापसी की तारीख निर्धारित है। 9 मई को चुनाव चिन्ह आवंटित होने के साथ ही 24 मई को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने तीसरे चरण के लिए मतगणना 31 मई को निर्धारित की है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में कुल 15,376 पदों के विरुद्ध 30 अप्रैल तक 23,600 नामांकन दर्ज किए गए हैं। फिलहाल चौथे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खनन पट्टा मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा है। नोटिस में आयोग ने पूछा है कि क्यों नहीं उनके नाम से जारी खनन पट्टे के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आयोग के मुताबिक यह मामला आरपी अधिनियम की धारा 9A का उल्लंघन करती है। धारा 9A सरकारी अनुबंधों के लिए किसी सदन से अयोग्यता से संबंधित है। पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने नाम से राजधानी के अनगढ़ा इलाके में एक खनन पट्टा ले रखा है। मुख्यमंत्री ही खनन विभाग के मंत्री भी हैं। आरोप के बाद भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से मिलकर इसकी शिकायत की थी। राज्यपाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट भेजी थी। चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी, जिसके बाद मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट आयोग को भेज दी है। वहीं अब भारत निर्वाचन आयोग इस मामले में अंतिम निर्णय लेगा। इसी संबंध में आयोग ने नोटिस जारी कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 मई तक अपना पक्ष रखने को कहा है। विधायक सरयू राय ने कहा है कि निर्वाचन आयोग ने जिस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा है वह कोई बड़ा आपराधिक मामला नहीं है। श्री राय ने कहा कि लीज की जमीन मुख्यमंत्री के पास पहले से भी थी और चुनाव के समय में उन्होंने अपने हलफनामे में इसका जिक्र भी किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज हैदराबाद स्थित सुविटास रिहैबिलिटेशन सेंटर पहुंचकर सिंदरी के विधायक इंद्रजीत महतो के स्वास्थ्य की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में विधायक की पत्नी और अन्य परिजनों से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने विधायक श्री महतो के बेहतर इलाज के लिए राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया।
पिछले 1 वर्ष से सिंदरी के विधायक इंद्रजीत महतो अस्वस्थ चल रहे हैं और हैदराबाद में उनका इलाज चल रहा है। रांची जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने के लिए 12 मई को नीति आयोग की एक टीम रांची आएगी। सालाना जारी होने वाले स्वास्थ्य सूचकांक के बारे में आयोग की टीम जानकारी लेगी। इसका उद्देश्य राज्यों को मजबूत स्वास्थ्य प्रणालियों के निर्माण और सुधार के लिए प्रेरित करना है। इसके पूर्व 26 अप्रैल को 5 सदस्यीय टीम रांची आई थी। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में 6 मई तक हल्की बारिश की संभावना जताई है। रांची स्थित मौसम केंद्र के अनुसार इस दौरान आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, साथ ही मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकेगी। इधर पिछले 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इससे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में कमी आई है। भ्रष्टाचार नियंत्रण ब्यूरो की एक टीम ने आज गोड्डा नगर थाने के एक सहायक अवर निरीक्षक अनोद कुमार को 10,000 रूपये घूस लेते गिरफ्तार किया है। ब्यूरो के अधिकारियों ने बताया कि भूमि विवाद के मामले में एक ग्रामीण से घूस की यह रकम ली जा रही थी, तभी इस पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया। पलामू जिले के सतबरवा स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 पर आज एक निजी गाड़ी और ट्रक की टक्कर में 3 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय पुलिस ने बताया कि ये सभी लोग एक तिलक समारोह से लौट रहे थे। निजी गाड़ी तेज रफ्तार में थी और उसके चालक ने एक खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरिडीह जिले में आज विभिन्न दुर्घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई और 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया कि पहली घटना गांवा थाना क्षेत्र में हुई, जहां एक बाराती बस के पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल हो गए। इस दुर्घटना में 3 गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर रेफर कर दिया गया है। दूसरी घटना बगोदर थाना क्षेत्र के तिरला मोड़ के पास हुई, जहां एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं जिले के सरिया स्थित रेलखंड पर एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। तीसरी दुर्घटना में पचम्बा इलाके में एक महिला की मौत जहर खाने से हो गई। उधर देवरी थाना क्षेत्र के एक जंगल में सुअर के हमले से एक ग्रामीण मारा गया। राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के लिए झारखंड महिला टीम का विशेष प्रशिक्षण शिविर कल से शुरू हो चुका है। हॉकी झारखंड के उपाध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने बताया कि हॉकी खिलाड़ियों को यह शिविर रांची के एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम बरियातू में हो रहा है। यहां से चयनित 18 बेहतर खिलाड़ी 11 से 22 मई तक मणिपुर की राजधानी इम्फाल में आयोजित होने वाली 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। देश भर में आज ईद उल फितर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कोविड महामारी के प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद पहली बार राज्य समेत राज्य भर के ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में लोगों ने ईद की नमाज अदा की। जमशेदपुर, सरायकेला खरसावां, लोहरदगा, गिरिडीह, पाकुड़ और गोड्डा समेत अन्य जिलों में लोगों ने एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर संवेदनशील इलाकों में बड़ी संख्या में जवानों को तैनात किया गया है। इधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईद उल फितर पर लोगों को बधाई दी है। झारखंड समेत देश भर में आज अक्षय तृतीया का पर्व और भगवान परशुराम की जयंती मनाई जा रही है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उसका अक्षय फल मिलता है। इसी कारण इस पर्व को अक्षय तृतीया कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को अक्षय तृतीया की बधाई दी थी। आज ही के दिन भगवान परशुराम की भी जयंती है। कुछ दिन बाद ही वैशाख बुद्ध पूर्णिमा का पर्व भी मनाया जाएगा। ये सभी त्योहार संयम, पवित्रता, दान और सौहार्द के पर्व हैं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी को अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कामना की है कि राज्यवासियों के जीवन में हमेशा सुख, समृद्धि, खुशहाली और शांति बनी रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ने हरित और सतत विकास साझेदारी के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर किए हस्ताक्षर। 3 यूरोपीय देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज डेनमार्क पहुंचे प्रधानमंत्री। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में नृपतिंगा विश्वविद्यालय का किया उद्घाटन। युवा पीढ़ी से की अपील, भारत को विश्व गुरु बनाने में दे अपना योगदान। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में 6 मई तक हल्की बारिश की संभावना जताई। मेघ गर्जन के साथ चल सकती है तेज हवाएं। और राज्य समेत
देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है आज ईद उल फितर का त्योहार। ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में लोगों ने अदा की ईद की नमाज। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।